हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय फाउंडेशन क्लासेस योर टाइम क्लासरूम। तो गैस, अभी हम लोग का टाइम हो चुका है, रात के 8 बज चुके हैं और डेली हम लोग इसमें क्या करते हैं, हम लोग लगाते हैं एक सेट जो आने वाले दरोगा एग्जाम के मद्देनजर रखते हुए आपका ये सेट बनाया गया है। ठीक है, लेकिन आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए जो यहाँ पे भी जीके पूछे जाते हैं उन सभी जगहों के लिए इनका क्वेश्चन यानी इस सेट का क्वेश्चन वैलिड है और बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। तो जल्दी से आप सभी जुड़ जाओ और फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, तमिलनाडु से लेकर बंगाल और मध्य भारत तक फैले पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले खोंड जाति ने किसके नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। बहुत ही लंबा सा क्वेश्चन, यानी इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं बोलूं तो खोंड जाति के नेता कौन थे जिसके नेतृत्व में खोंड विद्रोह हुआ था। आपसे यही पूछा गया है। क्या नाम था? उनका नाम था चक्र विसोई। ठीक है, तो चक्र विसोई के नेतृत्व में खोंड जाति के लोगों ने विरोध किया था अंग्रेज हुकूमत का। और अगर आपसे ईयर पूछा जाए, लगभग 1837 से लेकर 56 तक, 1837 से लेकर 1856 तक इनका ये विद्रोह चला था। और ये विद्रोह था क्या? अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये विद्रोह एक्चुअली में किस चीज के विरोध में था, तो ये विद्रोह जो था ये नरवली के विरोध में था। आपको पता है, ये जो खोंड जाति के लोग हैं, ये लोग पहाड़ों में जनरली रहते हैं और ये लोग नरबली देते थे। ठीक है, यानी नर की बलि, इंसानों की बलि देते थे। अब अंग्रेजों ने इसको बंद करवाया, तो इसके विरोध में ये लोग अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में उतर आए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्रंथों को उनको लिखे जाने के कालक्रम के अनुसार सजाएं। अच्छा, चार आपको दिए हुए हैं ग्रंथ, आपको ये बताना है कि किस क्रम में इनको लिखा गया। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, जल्दी से बताओ। वेद, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद, इसमें से सबसे पहले किसको लिखा गया? ऑब्वियस है, सबसे पहले तो वेद ही लिखा गया है, ये तो बी तो कभी हो नहीं सकता है। ठीक है, तो वेद के बाद लिखा गया है ब्राह्मण, ब्राह्मण के बाद अरण्यक, अरण्यक के बाद उपनिषद। तो जो ऑर्डर आपका दिया हुआ है ये ऑर्डर सही है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, सबसे पहले वेदों को लिखा गया था, फिर ब्राह्मण को, फिर अरण्यक और उसके बाद उपनिषद। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद का छठा मंडल किसको समर्पित है? ऋग्वेद का छठा मंडल किसको समर्पित है? किसको समर्पित है? ये भारद्वाज ऋषि को समर्पित है। और दूसरे शब्दों में मैं बोलूं तो भारद्वाज ऋषि के द्वारा ऋग्वेद का छठा मंडल संकलित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, जल्दी बताओ। इसका राष्ट्रीयकरण 1947 में हुआ था। कब हुआ था? 1947 में। और भारतीय रेल का गठन आपको पता है 1853 में हुआ था, डलहौजी के समय में, लेकिन आज़ादी के टाइम में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व के समस्थानिकों में डैश का नहीं होता है। अच्छा, डैश नहीं होता है, किसी तत्व के समस्थानिकों में क्या नहीं होता है, आपको ये बताना है। क्या होता है ये नहीं, क्या नहीं होता है ये आपको बताना है। क्या नहीं होता है? इलेक्ट्रॉनों की समान संख्या, समान संख्या में प्रोटॉन, समान रासायनिक गुण, समान भौतिक गुण। तो समस्थानिकों का भौतिक गुण समान नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक तिब्बती लेखक था जिसने कंगयूर और तंगयूर नामक ग्रंथ की रचना की? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है तिब्बती लेखक कौन था, यानी कौन सा वो लेखक था जो तिब्बत का था और उसने कंगयूर और तंगयूर नामक ग्रंथ की रचना की थी। कौन है वो है तारानाथ। ठीक है, कौन है? तारानाथ। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान से प्राचीन समय की गर्तावास का साक्ष्य मिला है? गर्तावास क्या हुआ? गर्त में आवास, यानी जमीन के अंदर में वो लोग घर बना के जो रहते थे, उसका साक्ष्य हमें सबसे पौराणिक साक्ष्य कहाँ से मिला है? कहाँ से मिला है? ये मिला है बुर्ज होम से। कहाँ से? बुर्ज होम से। क्लियर? ये बुर्ज होम कहाँ है? यह है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, वहीं से गर्तावास का साक्ष्य मिला है। मेहरगढ़ से किसका मिला है, ये भी आपसे बार बार पूछा जाता है। अच्छा, मेहरगढ़ और कोल्डिवा जो है, यहाँ से आपको कंफ्यूजन हो सकता है। तो मेहरगढ़ से प्रथम कृषि का, ध्यान रखना जो मैं बोल रहा हूँ,
आपको एग्जाम में इसमें गड़बड़ हो सकता है। तो मेहरगढ़ से कृषि का और कोल्डीवाह से चावल का। ठीक है, तो अगर चावल पूछा जाए, प्रथम चावल का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो कोल्डीवाह से, और प्रथम कृषि का साक्ष्य मेहरगढ़ से। ठीक है, और प्रथम कृषि किन चीजों की संभवतः हुई थी, गेहूं और जौ की। क्लियर। और जो ये पल्लवरम है, पल्लवरम से क्या मिला था, यहाँ प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के बाद निम्न में से किन्हें अंग्रेजों के द्वारा गैर लड़ाकू जाति घोषित किया गया था। गैर लड़ाकू जाति किनको घोषित किया गया था 1857 की क्रांति के बाद, जल्दी बताओ क्या होगा सही आंसर। सही आंसर होगा बिहारी। इन चार जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इसमें से बिहारी जाति के लोगों को, यानी बिहार के निवासियों को गैर लड़ाकू जाति घोषित किया गया था। अब यहाँ क्वेश्चन में गैर लड़ाकू दिया हुआ है, तो आप क्या समझ रहे हो मुझे नहीं पता, पर आपको ध्यान रहना चाहिए ये गैर लड़ाकू कौन हुए। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये लोग शरीफ लोग हुए, शराफत से वहां कोई मतलब नहीं था। लड़ाकू जाति उनको घोषित किया गया था अंग्रेजों के द्वारा जो उनके तरफ से, यानी उनके लिए लड़ रहे थे। ठीक है, वो हो गए लड़ाकू। और अगर लड़ाकू जाति है यानी उनका जो पोजीशन है सेना में वो ज्यादा होगा, यानी वो स्ट्रेंथ में सेना में ज्यादा होंगे। ठीक है, गैर लड़ाकू घोषित किए जाने के बाद जैसे बिहार था, जनरली आपका जो बिहार और अवध का क्षेत्र है, इन सभी ने 1857 की क्रांति में हिस्सा लिया था। तो इन सभी को क्या किया गया, गैर लड़ाकू घोषित किया गया, और इनकी जो संख्या है सेना में वो बहुत कम कर दिया गया। वहीं पे ये तीन एरिया जो था, सिख लोग, गोरखा लोग और पठान लोग, इन लोगों ने 1857 की क्रांति में हिस्सा नहीं लिया था। इस कारण से इनको लड़ाकू जाति घोषित करके इनकी संख्या सेनाओं में बढ़ा दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कूका आंदोलन का क्षेत्र क्या था जिसका नेतृत्व भगत जवाहर मल ने किया था। भगत जवाहर मल ने कूका आंदोलन का नेतृत्व किया था। आपको क्षेत्र बताना है, वो क्षेत्र कौन सा था जहां कूका आंदोलन भगत जवाहर मल के नेतृत्व में हुआ था। वो क्षेत्र था पंजाब। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पहली बार पाकिस्तान की मांग वाले प्रस्ताव के प्रारूप को किसने तैयार किया था। पहली बार पाकिस्तान का जो मांग हुआ था, आपको यह बताना है उसका प्रस्ताव कौन तैयार करने वाला था। कब हुआ था पहली बार पाकिस्तान की मांग, 1940। बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन उसके प्रस्ताव को किसने तैयार किया था, तो उसके प्रस्ताव को तैयार किया गया था सिकंदर हयात खां। किसके द्वारा, सिकंदर हयात खां। दो लोगों का नाम आपको याद रखना है, एक सिकंदर हयात खां और दूसरा फजलुल हक। फजलुल हक कौन थे, फजलुल हक प्रस्तुत करता थे। तो पाकिस्तान की मांग वाले प्रस्ताव को तैयार किया था सिकंदर हयात खां ने और प्रस्तुत किया था फजलुल हक ने। ठीक है, कहाँ प्रस्तुत किया था, तो लाहौर के अधिवेशन में। मुस्लिम लीग का जो लाहौर अधिवेशन था 1940 में, उस अधिवेशन में प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु का द्रव्यमान व वेग का गुणनफल कहलाता है। किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है, तो द्रव्यमान और वेग m/v ये क्या होता है, ये होता है संवेग। ठीक है, या मोमेंटम। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने उसके फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा गया है, निर्मित होने वाली छवि होगी। अच्छा, यहाँ पे आपको इमेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर किसी भी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने किसके बीच रखा गया है, तो फोकस और वक्रता केंद्र यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसके बीच में रखा गया है, तो जो निर्मित इमेज होगा वह कैसा होगा, कैसा होगा, वास्तविक और उल्टी। ठीक है, सारा इमेज एक बार देख लेना, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है किसान दिवस मनाया जाता है। किसान दिवस कब मनाया जाता है, किसान दिवस प्रत्येक 23 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 23 दिसंबर को किसके जयंती पर मनाया जाता है, तो चौधरी चरण सिंह। कौन थे, चौधरी चरण सिंह। तो चौधरी चरण सिंह भारत के 5वें PM हुए, जिन्होंने शायद
79-80 के बीच में शासन किया था। ठीक है, 79-80 के बीच में, बहुत कम समय के लिए ये पीएम बने थे। और आपको यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसे कौन से पीएम हुए जिन्होंने कभी भी संसद में कदम नहीं रखा। तो इसको याद रखना बहुत आसान है, चौधरी चरण सिंह ने कभी भी वहां पे चरण नहीं रखा था। ठीक है, याद रखना, चौधरी चरण सिंह कभी भी संसद गए ही नहीं। तो ये पीएम का कार्यकाल भी आपसे हो सकता है पूछा जाए। तो 79 और 8 के बीच में इनका कार्यकाल था। ठीक है, दूसरी बात आपको याद रखना है कि इनका जो पूरा लाइफ था वो किसानों के लिए ही था, और किसानों के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया था। तो जमींदारी उन्मूलन विधेयक आया था, पीएम तो ये बहुत कम समय के लिए रहे, लेकिन जो किसानों के लिए आंदोलन था वो उन सभी में ये बढ़ चढ़ के इन्होंने हिस्सा लिया। और जमींदारी उन्मूलन विधेयक आपसे ये भी पूछा सकता है, ये विधेयक कब आया था? ये 1952 में आया था। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू उस वक्त पीएम थे, और इस विधेयक को लाने में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का था वो चौधरी चरण सिंह का ही था। ठीक है, तो इनको किसानों का मसीहा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी की डैश के साथ साझी सीमा नहीं है? पुडुचेरी की किसकी साथ साझी सीमा नहीं है? आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। सही आंसर है कर्नाटक। आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु, आप याद रखना इन तीनों का साझा सीमा है पुडुचेरी के साथ, लेकिन कर्नाटक का नहीं है। तो जो नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है, इन तीनों का है, आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु। क्लियर? अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न देशों और उनकी राजधानियों में से कौन सा युग्म गलत है? अच्छा, कौन राजधानी, किसका राजधानी सही तरीके से मैच नहीं किया गया? स्विट्जरलैंड, जेनेवा, यही तो दिख रहा है। सही आंसर तो यही है आपका। स्विट्जरलैंड की राजधानी जेनेवा नहीं है, कहाँ है? बर्न। ठीक है, तो स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न, ऑस्ट्रिया वियना, डेनमार्क कोपेनहेगन, फिनलैंड हेलसिंकी, और सब सही है। तो याद रखना है आपको सारे का राजधानी। अगला क्वेश्चन है, निम्न ग्रैंड स्लैम टाइटलों में से किसको रोलैंड गैरोस टाइटल भी कहा जाता है? अच्छा, रोलैंड गैरोस किसका दूसरा नाम है? जल्दी बताओ। ग्रैंड स्लैम टोटल कितने होते हैं? 4। उन चारों में से फ्रेंच ओपन को रोलैंड गैरोस टाइटल भी कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, ये कभी कभी आपसे क्रम पूछ लिया जाता है, किस क्रम में आयोजित होता है? तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन, फिर यूएस ओपन। ठीक है, अच्छा, ये भी आपसे पूछा जाता है कि क्या किस कोर्ट पर ये खेला जाता है? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन हार्ड कोर्ट, फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट, विंबलडन ग्रास कोर्ट और यूएस ओपन हार्ड कोर्ट। ये सभी आपको याद रखना है। एक और क्वेश्चन यहां से बनता है कि सबसे पुराना कौन सा है? ग्रैंड स्लैम जो प्रत्येक वर्ष आयोजित होता है उसमें तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन आयोजित होता है, लेकिन सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम कौन सा है? सबसे पुराना है विंबलडन। ये शायद 1877 में चालू हुआ था। ठीक है, और सबसे लेटेस्ट कौन है, यानी सबसे बाद में किसको जोड़ा गया है? सबसे बाद में जोड़ा गया ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये शायद 1905 में जोड़ा गया है। ठीक है, तो ये सारे बातें हैं जिसको आपको याद रखना है। साथ ही साथ जो करंट अभी विनर है स्पेशली सिंगल्स का, वो भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सत्यजीत राय द्वारा निर्देशित निम्न फिल्मों में से कौन सी रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित कहानी नष्टनीर पर आधारित है? नष्टनीर एक कहानी है जिसको रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। इस पर आधारित सत्यजीत रे के द्वारा निर्देशित कौन सा फिल्म है? कौन सा फिल्म है वो फिल्म है चारुलता। ठीक है, तो चारुलता का कहानी नष्टनीर पे बेस्ड है, जिसको रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी साहित्यिक रचना आर.के. नारायण द्वारा नहीं लिखी गई है? अच्छा, कौन सी वो साहित्यिक रचना है? तो आर.के. नारायण का जो बुक है वो तो हमेशा आपसे पूछा जाता है, मालगुडीज डे, स्वामी एंड हिज फ्रेंड्स गाइड, ये सभी आर.के. नारायण के द्वारा लिखा गया है, लेकिन गार्डनर नहीं लिखा गया है। गार्डनर किसके द्वारा लिखा गया है ये भी आपसे पूछा जाता है। गार्डनर रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, और रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब मिला था साहित्य के क्षेत्र में? 1913। ठीक है, और रविन्द्रनाथ टैगोर भारत के पहले इंसान हुए जिनको नोबेल पुरस्कार मिला। ना ही सिर्फ भारत के बल्कि एशिया के ये प्रथम इंसान थे जिनको नोबेल पुरस्कार सर्वप्रथम मिला था 1913 में लिटरेचर के क्षेत्र में। और किस बुक के लिए इनको मिला था? गीतांजलि के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा उद्योग बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नियुक्त करता है?
तो इन सभी में से सबसे अधिक कार्यकर्ता कौन नियुक्त करता है? ऐसे अगर आपसे पूछा जाता है, यहाँ रेलवे ऑप्शन होता तो आंसर होता रेलवे, लेकिन उद्योग पूछा गया है इसलिए रेलवे तो यहाँ पे ऑप्शन में ही नहीं है। और इन सभी में से सबसे बड़ा जो नियोक्ता है वो है वस्त्र उद्योग। वस्त्र उद्योग सबसे अधिक एम्प्लॉय को जॉब देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है किसके द्वारा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी बताओ। संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? तो संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को नियुक्त करता है लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, इसमें गलती मत करना। कौन नियुक्त करता है? लोकसभा अध्यक्ष नियुक्त करता है। अच्छा, लोक लेखा समिति जो है इसको इंग्लिश में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी यानी पीएसी बोलते हैं। इसमें कितने सदस्य होते हैं? जल्दी से कमेंट में कोई बताओ। पीएससी में कितने सदस्य होते हैं? आप लोगों का शिकायत रहता है कि मैं समय नहीं देता हूं आंसर करने का, तो दे रहा हूं समय, जल्दी से आंसर करो। कितने इसमें मेंबर होते हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में? कितने मेंबर्स होते हैं? टोटल 22 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, इस 22 में से लोकसभा और राज्यसभा का रेशियो क्या है वो भी आपको याद रखना है। तो लोकसभा से इसमें होते हैं 15 मेंबर्स और राज्यसभा से 7 मेंबर्स। अच्छे से याद रखना, पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, और इसका काम क्या होता है पब्लिक अकाउंट कमेटी का? तो ऑडिटिंग, सिंपल सा एक वर्ड याद रखो, ऑडिटिंग करना। जो भी सरकार के खर्च हैं, जो भी पैसे आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, तो सरकार हमेशा अपना बजट बना के उस हिसाब से काम करती है। लेकिन जो इन्होंने बजट पेश किया, जो भी इन्होंने खर्च पेश किया, जो कि इनका पैसा का सोर्स है, वो सारे इन्होंने तो पेश कर दिया, पर इसका ऑडिटिंग कौन करेगा? इसका ऑडिटिंग करता है पीएससी यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी। ठीक है, ये होता है। और दूसरा, इसके साथ ही पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के साथ ही हमेशा एक चीज पूछा जाता है आपसे, वो क्या है? लोक लेखा समिति के साथ एक और क्या पूछा जाता है? प्राक्कलन समिति। ठीक है, तो प्राक्कलन समिति भी आपको याद रखना है। इसमें टोटल मेंबर्स कितने होते हैं? 30। यही दोनों है जो आपको कंफ्यूज करता है, 30 और 22। तो 22 है लोक लेखा समिति में और प्राक्कलन समिति में 30। इसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है। 30 के 30 मेंबर्स कहां से होते हैं? लोकसभा से। ठीक है, और इसका क्या काम होता है? प्राक्कलन समिति का काम होता है सुझाव देना, सरकार कैसे अपने फिजूल खर्ची को कम कर सके। ठीक है, कैसे वो खर्च को मेंटेन कर सके, कहाँ खर्च नहीं करना है, कहाँ खर्च करना है, इन सब चीजों पे सुझाव कौन देता है? प्राक्कलन समिति। और प्राक्कलन समिति भी लोक लेखा समिति के साथ मिलकर काम करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष किस अनुच्छेद के तहत नियुक्त किया जाता है? लोकसभा अध्यक्ष, ध्यान रखना है, लोकसभा नहीं पूछा जा रहा है, लोकसभा अध्यक्ष पूछा जा रहा है। अगर ध्यान नहीं रखोगे तो फटाक से आंसर 81 करके निकल जाओगे, क्योंकि आपको पता है 79 में क्या है? 79 में संसद है। 80 में क्या है? 80 में राज्यसभा है और 81 में लोकसभा है। लेकिन यहाँ पे लोकसभा अध्यक्ष का बात किया जा रहा है और आंसर सही होगा 93। ठीक है, अगर राज्यसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात किया जाए तो अनुच्छेद 89, लेकिन लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की चर्चा की जाए तो 93। ठीक है, अगर ये कहा जाए कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा, ये किस में कहा गया है? ये कहा गया है 64 में। ठीक है, तो सारी चीजों को अच्छे से याद रखना है। अच्छा, एक और आ गया यहाँ पे 78 मैंने पहले बताया हुआ है। 78 में क्या है? इसमें यह कहा गया है कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति और आपका मंत्री परिषद, ठीक है, राष्ट्रपति और मंत्री परिषद के बीच का कड़ी होगा कौन? पीएम। ये किसमें कहा गया है? ये कहा गया अनुच्छेद 78 में। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, मत देने का अधिकार किस कोटि से संबंधित है? मत देने का अधिकार कैसा अधिकार है, किस अधिकार के क्षेत्र में यह आता है? तो मत देने का अधिकार राजनीतिक अधिकार है। ठीक है, 18 वर्ष से अधिक उम्र का कोई भी भारत में कोई भी शख्स हो वो वोट कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत अवशिष्ट अधिकारों का अर्थ क्या है? अच्छा, हमारे यहाँ पे संविधान में अवशिष्ट अधिकार मेंशन किया हुआ है, आपको यह बताना है वह अवशिष्ट अधिकार क्या है। ऑप्शंस लेंदी है तो पढ़ो धीरे धीरे। अवशिष्ट अधिकारों का अर्थ क्या है हमारे संविधान में? तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा डी, अधिकार जिनको केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया है, इन सभी अधिकारों को अवशिष्ट अधिकार कहा जाता है। ठीक है,
और हमारे यहाँ पे जितने भी अवशिष्ट अधिकार है उन सभी चीज़ों पर कानून बनाने का हक किसका है? उन सभी पर कानून बनाने का हक सेंट्रल गवर्नमेंट का यानी केंद्र सरकार का है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया था? मौर्य के तत्काल बाद कौन आया? तो मौर्य के तत्काल बाद आया था शुंग। ठीक है। मौर्य से तत्काल पहले कौन था? ये था नंद। ठीक है। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद और आखिरी शासक नंद वंश का कौन था? घनानंद। ठीक है। और घनानंद महापद्म का 8वां पुत्र था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। घनानंद को गद्दी से हटाकर मौर्य वंश को किसने संभाला, स्थापित किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य ने जिस वंश की स्थापना की यानी मौर्य वंश का, उसका अंतिम शासक कौन हुआ? ये भी मुझे कमेंट में कोई बताओ। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक हुआ वृद्धरथ। ठीक है। और वृद्धरथ की हत्या करके किसने शुंग वंश की स्थापना की? पुष्यमित्र शुंग ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगले लोकसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने एंग्लो इंडियन सदस्य को नामित किया जाएगा? एंग्लो इंडियन सदस्य, हर बार राष्ट्रपति के द्वारा 2 ऐसे एंग्लो इंडियन सदस्य होते हैं जिसको वो मनोनीत करते हैं लोकसभा में। ठीक है, ये तो आपका क्लियर है। लेकिन अगले लोकसभा से कितने सदस्य नामित होंगे? तो 0 सदस्य नामित होंगे, क्योंकि इस बार एक बिल पारित किया गया और उस बिल में क्या कहा गया? उस बिल में यह कहा गया कि लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा अब एंग्लो इंडियन को मनोनीत नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये एक बात हुई। दूसरी बात आपको यहां से याद रखना है, वो बिल कौन सा था जिसके तहत ये संशोधन हुआ? कौन सा संशोधन और कौन सा बिल? तो बिल की संख्या कौन सी थी? जल्दी से कमेंट में बताओ, इतना देर से वही पूछ रहा हूं मैं। वो बिल कौन सा था? तो कौन सा वो बिल था? वो बिल था 126वां। ठीक है। और वो संशोधन कौन सा था? 104। ठीक है। तो 104 यानी 104वां संशोधन हुआ और बिल की संख्या जो थी वो है 126वां। अब अगर किसी बच्चे को ये कन्फ्यूजन हो कि ये बिल की संख्या और संशोधन में अंतर क्यों होता है, तो आपको पता होगा बहुत सारे ऐसे बिल हैं जो पारित नहीं होते हैं, लेकिन बिल तो आ गया, इसलिए नंबर तो उसका रह जाएगा लेकिन वह कानून नहीं बन पाएगा। इस कारण से संशोधन नहीं हो पाता है संविधान में। और जो बिल पारित हो जाता है फाइनली वो संशोधित होके एक संशोधन का नंबर ले लेता है। इसी कारण से जैसे ये बिल जो था वो था 126वां और 104वां संशोधन था जिसके तहत ऐसा कहा गया था। बिल कब लाया गया था? 2019 में। और ये फाइनली संशोधन कब हुआ? संशोधन हुआ 2020 में। 20 में कब? जनवरी 2020 में। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किन मुगल सम्राटों ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी? 2 ऐसे मुगल सम्राट हुए जिन्होंने अपनी आत्मकथा खुद से लिखी थी, वो थे बाबर और जहांगीर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए राज अपहरण नीति को नहीं अपनाया गया था? राज अपहरण नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यह किसने अपनाया था? डलहौजी ने अपनाया था। लेकिन इन चारों में से कौन सा ऐसा राज्य था जिसके लिए ये नहीं अपनाया गया था? वो कौन सा राज्य था? तो वो राज्य था पंजाब। ठीक है। सतारा, नागपुर और झांसी, इन सभी को डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत अपने अंदर कर लिया था, यानी कब्जे में ले लिया था। कब स्टार्ट किया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स? जब से डलहौजी का कार्यकाल शुरू हुआ, यानी 1848। ठीक है, 1848 से इसका कार्यकाल शुरू हुआ है और तभी से डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इसने लागू कर लिया। सबसे पहले किसको दबोचा गया था? सतारा को। इसने सबसे पहले सतारा को अपने अधिकार में लिया। उसके बाद ये तो 48 का ही हो गया। ठीक है। 49 में एक जगह को लिया था, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो है जैतपुर। कौन सा जगह था? जैतपुर। कुछ कुछ जगह है जिसको आपको ईयर के साथ याद रखना है। तो सतारा 48, जैतपुर 49 में ही एक और जगह था समलपुर। ठीक है। और इसके अलावा भी और भी जगह है लेकिन सबको आपको याद रखना नहीं है। एक उदयपुर याद रखना, उदयपुर को 1852 में इसने अपने कब्जे में लिया था। और तीसरा आपको यहाँ पे दिख रहा है झांसी। ठीक है, झांसी को कब लिया? अच्छा, नागपुर भी आपको दिख रहा है, नागपुर को 1854 में। ठीक है। और झांसी को कब लिया था? 1850
1853 में 1853 में झांसी को, ठीक। और एक और जगह है जिसको इसने अपने कब्जे में लिया था, वो है अवध, ठीक है। तो अवध को कुशासन के तौर पर याद रखना, उसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का जो कहानी था उसका अपना नेचुरल कोई भी उत्तराधिकारी नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी उत्तराधिकारी है तब तो उसके तहत नहीं लिया जाता था, लेकिन मान लो कोई भी एक ऐसा राजा हुआ जिसको अपना औलाद नहीं है, पोसी पुत्र इसमें शामिल नहीं था, पोसी पुत्र को वो लोग वैल्यू नहीं देते थे, तो अपना अगर औलाद नहीं है तो उन सभी जगहों को हड़प लिया जाएगा, ऐसा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत पॉलिसी लाया गया था। लेकिन अवध एक ऐसा जगह हुआ जिसको कुशासन का आरोप लगाकर, ये आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो कुशासन का आरोप लगाकर किसको हड़पा गया था? अवध को। क्लियर? कब? 1856 में। अगला क्वेश्चन है, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान निम्न में से कौन सा देश उन 3 धुरी शक्तियों में से एक नहीं था जिन्होंने मित्र राष्ट्र शक्तियों के विरुद्ध युद्ध किया था? तो आपको पता होगा कि विश्व युद्ध के दौरान 2 गुट प्रमुख नाम से जाना जाता था, एक था धुरी राष्ट्र और एक था मित्र राष्ट्र, ठीक है। और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्र में 3 प्रमुख देश शामिल थे, वो कौन कौन थे? वो थे जर्मनी, इटली और जापान, ठीक है। ये 3 मेन देश थे जो धुरी देशों में शामिल थे। तो आपका सही आंसर हो जाएगा चीन, जो कि धुरी देशों में शामिल नहीं थे, ये मित्र राष्ट्रों में शामिल था। मित्र राष्ट्र में आपका मेनली है यूके, यूएस, यूएसएसआर यानी रूस और चीन, ठीक है। इसके साथ ही यूके के जितने भी लगभग उपनिवेश थे वो सभी भी इसमें जबरदस्ती शामिल कर लिए गए थे, लेकिन मेनली आपको ये 4 याद रखना है, ठीक है। अच्छा, दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था? ये भी आपसे डेट के साथ ईयर पूछा जाता है, कब से कब तक चला था। अगर किसी को पता है जल्दी से बताओ कमेंट में कि दूसरे विश्व युद्ध का तारीख, स्टार्टिंग तारीख कौन सा था। ईयर तो आप सभी को पता होगा 1939, ठीक है, लेकिन तारीख बताओ। 39 से 45 के बीच में ये चला था, और तारीख कौन सा था स्टार्ट होने का? 1 सितंबर 1939 को ये शुरू हुआ, और 1945 में 2 सितंबर को ये खत्म हो गया, ठीक है। तो दोनों डेट आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश विद्युत प्रभाव धातु के सतह से किस स्थिति में इलेक्ट्रॉनों के निष्कासन के रूप में व्याख्यायित किया जाता है? प्रकाश विद्युत प्रभाव यानी फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के कारण धातु के सतह से अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं तो आपको ये बताना है कि किस रूप में उसको आप व्याख्यायित करोगे। क्या होगा सही आंसर? उपयुक्त तरंग दैर्घ्य का प्रकाश उस पर गिरे। अगर उपयुक्त प्रकाश का तरंग दैर्घ्य का प्रकाश अगर किसी सरफेस पे गिरेगा तो इससे इसका इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इसी को बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगे हैं? एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगे हैं? ये विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है? आसान सा क्वेश्चन है कि वर्षा की बूंदें पृष्ठ तनाव के कारण गोल होती है। अगला क्वेश्चन है, अल्फा, बीटा तथा गामा की वेधन शक्तियां अपने अवरोही क्रम में किस क्रम में होती है? अल्फा, बीटा, गामा, गामा का सिंबल ऐसे नहीं होता है, गलत हो गया टाइप, इस तरह का होता है, ठीक है। तो अल्फा, बीटा, गामा की वेधन क्षमताओं के हिसाब से, वेधन शक्तियों के हिसाब से अगर अरेंज करोगे तो अवरोही क्रम क्या होगा? आप जानते हो आरोही क्रम में सबसे छोटा पहले होता है, सबसे बड़ा बाद में होता है। जस्ट इसका उल्टा, अवरोही क्रम में सबसे अधिक ताकतवर पहले और सबसे कम ताकतवर बाद में। तो वेधन शक्तियों को अगर कंपेयर करोगे तो सबसे अधिक वेधन क्षमता होती है गामा की, गामा फिर बीटा फिर अल्फा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डेल्टोनिज्म या प्रोटेनोपिया एक प्रकार की वर्णांधता है, उसमें रोगी कौन सा रंग नहीं देख पाता है? वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस जो है, इसको जनरली हम लोग डेल्टोनिज्म के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि डेल्टा ने इसकी खोज की थी। लेकिन वर्णांधता में भी एक प्रकार है, ठीक है। 3 तरह के जनरली वर्णांधता होते हैं, उसमें से एक प्रकार है जिसको प्रोटेनोपिया कहा जाता है, और इसी का दूसरा नाम है डेल्टोनिज्म, ठीक है। आपको ये बताना है इसमें कौन सा रंग नहीं देख पाता है रोगी। कौन सा रंग है वो रंग है आपका लाल रंग, ठीक है। 3 तरह का मैंने बोला, एक होता है रेड ग्रीन, एक होता है ब्लू येलो, और एक होता है कंप्लीट, ठीक है। तो रेड ग्रीन टाइप का ये है जिसमें से लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता है रोगी, ठीक है। तो जनरली जो इसमें नहीं देख पाता है वो है लाल रंग। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, ट्राइटियम किसका समस्थानिक है?
ट्राइटियम किसका समस्थानिक है? तो ट्राइटियम समस्थानिक है हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन के टोटल 3 समस्थानिक हैं। क्या क्या नाम है इसका? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। प्रोटियम में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है, ड्यूटेरियम में 1 न्यूट्रॉन और ट्राइटियम में 2 न्यूट्रॉन। तो ये 3 समस्थानिक हैं हाइड्रोजन के। अगला क्वेश्चन है, एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन से हैं? ठीक है, तो परमाणु का 3 आधारभूत अवयव कौन कौन सा होता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। आसान सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, साबुनीकरण प्रक्रिया में प्राप्त अल्कोहल कौन सा होता है? साबुनीकरण यानी सफोनिफिकेशन, जिसे साबुन बनाया जाता है, उसमें से प्राप्त अल्कोहल कौन सा है? यह है ग्लिसरॉल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज्यादातर कहाँ इस्तेमाल होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो हमारे ओजोन परत को क्षति पहुंचाता है, इसका इस्तेमाल जनरली रेफ्रिजरेटरों में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी प्रमुख प्रदूषक कौन सा है? भोपाल गैस ट्रेजेडी कब हुआ था? 1984 में। आपको ये बताना है कि इसमें प्रमुख गैस कौन सा था? कौन सा था? इसमें कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आंसर क्या होगा? देखो यहाँ पे भी आप कंफ्यूज करके गलत आंसर करोगे। मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल आइसोसाइनाइड नहीं था, मिथाइल आइसोसाइनेट था। ठीक है, तो इसीलिए अच्छे से याद रखना पड़ेगा आपको। आसान क्वेश्चन लगते हुए भी आप एग्जाम में कैसे गलती करके आते हो यहाँ से सीख लो। तो मिथाइल आइसोसाइनेट था, यहाँ आपका आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है। कंपनी का क्या नाम था? यूनियन कार्बाइड। ठीक है, यूनियन कार्बाइड इंडिया, इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इस तरह का इसका नाम था। यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड ऐसे करके। ठीक है, यूनियन कार्बाइड आप सिर्फ याद रखना, काम चल जाएगा आप। ठीक है, ये एक पेस्टिसाइड कंपनी थी, यानी वो कंपनी जो पेस्टिसाइड बनाती है, यानी कीटनाशक बनाती है। अगला क्वेश्चन है, सिखों के धार्मिक स्थलों में निम्न में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है? तो सिख का 4 धार्मिक स्थल दिया हुआ है, इसमें से भारत में कौन नहीं है? इन सभी में से देखोगे तो नानकाना साहिब जो है, नानकाना साहिब ये भारत में नहीं है, और रेस्ट सभी भारत में, ये सब पाकिस्तान में है। ठीक है, नानकाना साहिब। नांदेड़ कहाँ है? नांदेड़ का अगर मैं बात करूँ तो ये शायद महाराष्ट्र में। ठीक है। पौटा साहिब कहाँ है? ये पौटा साहिब ये हिमाचल प्रदेश में। और केसगढ़ साहिब कहाँ है? ये पंजाब में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस संगठन का मुख्यालय जिनेवा में नहीं है? 4 संगठन दिए हुए हैं, इसमें से किसका मुख्यालय जिनेवा में नहीं है? खाद्य एवं कृषि संगठन यानी FAO, यही आपका आंसर हो जाएगा। FAO का कहाँ है? रोम है, इटली में। ठीक है, इसकी स्थापना 1945 में हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर आपको याद रखना है रोम, इटली। तो आपका सही आंसर यही हो जाएगा। रेस्ट जो भी है इन सभी का है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? 2 चीजें आपसे पूछी जाती है, संसदीय प्रणाली और संघीय प्रणाली। तो दोनों को अच्छे से याद रखना है कि संघीय प्रणाली कैनेडियन संविधान से लिया गया है, लेकिन संसदीय प्रणाली जो आपसे पूछा गया है ये ब्रिटिश संविधान से लिया गया था। तो सही आंसर हो जाएगा ब्रिटिश संविधान। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए निम्न में से कौन से तत्व आवश्यक हैं? लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए क्या आवश्यक है? स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, अवसर की समानता, अधिकारों का संरक्षण। तो ये सभी लग रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, अतिरिक्त मान या बैलेंस ऑफ ट्रेड किसके बराबर होता है? बैलेंस ऑफ ट्रेड किसके बराबर होता है? बैलेंस ऑफ ट्रेड किसके बराबर होता है? तो ये निर्गत और आगत यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का अंतर होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राजकीय नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते हैं? अनुच्छेद बताना है आपको। आपको पता है नीति निर्देशक के तत्व को हम लेकर कोर्ट के सामने नहीं जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये लागू करना है या नहीं करना है ये राज्यों पे डिपेंड करता है, और इसके लिए हम अधिकार के तरह, जिस तरह से अगर हमारा अधिकार का हनन हो रहा है तो हम कोर्ट में जा सकते हैं, उसी तरह से जो भी नीति निर्देशक तत्व हैं इसके लिए हम लोग कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। ये किस अनुच्छेद में कहा गया है ये आपको बताना है। ये अनुच्छेद 37 में कहा गया है। वहीं पे अनुच्छेद 44 में क्या है? अनुच्छेद में 44 में आपका है कॉमन सिविल कोड। ठीक है। अनुच्छेद 48A में क्या है? अच्छा, 48 और 48A दोनों आपसे पूछे जा सकते हैं। 48 में है आपका क्या है? 48 में है कृषि, और 48A में है आपका पर्यावरण और
वन्य जीव। ठीक है, 48 अगर पूछा जाए, सिर्फ 48, तो आपका होगा कृषि और पशुपालन, और 48A पूछा जाए तो पर्यावरण और वन्य जीव। ठीक है, वहीं पे 39D पूछा जाए तो समान कार्य के लिए समान वेतन। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषा है, इसमें से कौन नहीं है, दिख रहा है साफ साफ, अंग्रेजी इसमें नहीं है, रेस्ट सभी हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी प्राचीन भारतीय साम्राज्य नीचे उसकी राजधानी के साथ गलत जोड़े के रूप में अंकित है। अच्छा, प्राचीन भारतीय साम्राज्य का राजधानी आपको दिया हुआ है, कौन सा राजधानी गलत है ये आपको बताना है। मौर्य पाटलिपुत्र था तो पांड्या नहीं पांड्य मदुरई, ये भी सही है। पल्लव वेल्लोर, ये गलत है। पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम थी। कहाँ की थी पल्लव, कहाँ पल्लव का राजधानी था, कांचीपुरम, तो ये आपका गलत है। और काकतीय वारंगल, ये भी आपका सही है। तो सही आंसर क्या होगा, पल्लव। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वे दो वंशज कौन थे जिन्होंने खिलजी शासकों के तत्काल पहले और बाद में शासन किया। मैंने बोला हुआ है आपको याद रखने के लिए, अगर याद नहीं रखोगे तो वो आप जानो। मैंने एक पूरा साम्राज्य को याद रखने का एक ट्रिक भी बताया था, गुलाब खिले तो सांस लो, गुलाब खिले तो सांस लो। तो गुलाम खिले से खिलजी, लो से लोधी, गुलाब खिले तो सांस लो। ठीक है, यहाँ याद रखो, गुलाब खिले यानी खिलजी, तो से तुगलक, सांस से सैयद, ठीक है, और लो से लोधी। तो आपको पूछा गया है किसके, तो खिलजी के तुरंत बाद और पहले, खिलजी के तुरंत पहले गुलाब और तुरंत बाद तुगलक, तो गुलाम और तुगलक, सी आंसर आपका सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के संघर्ष में भाग नहीं लिया था। तात्या टोपे, टीपू सुल्तान, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब। इसमें से किसने हिस्सा नहीं लिया था, टीपू सुल्तान ने हिस्सा नहीं लिया था। कहाँ से आएगा टीपू सुल्तान 1857 की क्रांति में, क्योंकि इसकी मृत्यु 1799 में हो गई थी। ठीक है, 1750 से 1799 के बीच में इसका जो भी तांडव आपको देखने को मिलेगा वो इसी बीच में मिलेगा। तो 1857 में तो कोई बात ही नहीं होती है कि शामिल था। रानी लक्ष्मीबाई झांसी से थी, और तात्या टोपे और नाना साहब दोनों एक साथ थे कानपुर से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान के रूप में माना जाता है। मिनी संविधान 42वां संविधान संशोधन 1976। कहाँ गया ऑप्शन, ऑप्शन सी। ये सब तो आपके टिप पे रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। अच्छा, 4 घटना दिया हुआ है, आपको क्रम के अनुसार सजाना है। फ्रांसीसी क्रांति, ग्लेशियर क्रांति, ग्लोरियस क्रांति, स्वतंत्रता की अमेरिकी लड़ाई और रूसी क्रांति। इन चारों को ईयर के हिसाब से ऑर्डर में सजाना है आपको। बताओ क्या होगा सही आंसर। देखो, इन सभी का ईयर आपको पता होना चाहिए। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, फ्रांसीसी क्रांति जल्दी से बताओ कब हुई थी फ्रांसीसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, तो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 1789 में। ग्लोरियस क्रांति, इसको इंग्लैंड की क्रांति भी कहा जाता है। ठीक है, तो और या रक्तहीन क्रांति के नाम से भी ये जाना जाता है। ये कब हुआ था, 1688 के बीच में ये हुआ था। अमेरिका की स्वतंत्रता लड़ाई ये कब हुई थी, 1775 से 83 के बीच में। और रूसी क्रांति 1917, रूसी क्रांति 1917। तो सबसे पहले कौन हुआ, ग्लोरियस क्रांति, यानी 2 आपका सबसे पहले आना चाहिए। ये खत्म, ये खत्म। 2 के बाद ग्लोरियस क्रांति के बाद मैंने क्या बताया, 1775 83 के बीच में कौन सा हुआ था, अमेरिकी की स्वतंत्रता लड़ाई। तो 2 के बाद 3। ठीक है, तो ये भी खत्म, आपका सही आंसर बी होगा। ठीक है, याद रखना है सबका ईयर भी। अगला क्वेश्चन है, किसी विद्युत अवघटे की असंलग्नता का स्तर किस पर निर्भर करता है। कोई भी विद्युत अवघटे जो है यानी इलेक्ट्रोलाइट है, उसकी असंलग्नता किस पर निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है, तो ये उसकी तनुता यानी डाइल्यूशन पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन है, चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी होती है, चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी होती है, तो सिर्फ नाइट्रोजन। सही आंसर सी हो जाएगा, उसमें सिर्फ नाइट्रोजन भरी होती है। अगला क्वेश्चन है, 9 डिग्री चैनल का संबंध किससे है। 9 डिग्री चैनल का संबंध निम्न में से किससे है, किससे है, लक्षद्वीप से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत के सबसे दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है।
तो भारत में अगर देखोगे सबसे दक्षिणी स्थान पे इसमें से कौन सा, ये लोकटक झील तो हो ही नहीं सकता है, सांभर झील हो ही नहीं सकता है, वेम्बनाड और पुलिकट, पुलिकट झील यहाँ पे है, वेम्बनाड झील यहाँ पे है, ठीक है। वेम्बनाड झील केरल, ठीक है, वेम्बनाड झील आपका सबसे दक्षिणी अक्षांश पर स्थापित झील हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एजी एक मांगी नर्म सफेद और चमकदार धातु है जिसे आमतौर पर जाना जाता है। एजी किसको कहते हैं भैया, एजी कहते हैं सिल्वर को, सिल्वर यानी चांदी, और एयू किसको कहते हैं, ये कहते हैं गोल्ड को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। सही आंसर हो जाएगा डी। कब क्या था, 1916 में, ठीक है। इनके साथ एनी बेसेंट भी शामिल थी। तो आपसे ये भी आप पूछा जाता है, पहले तो नहीं पूछा जाता लेकिन अब पूछा जाता है। तो मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट, उसके साथ बिहार से भी आपको याद रखना है, बिहार से भी आपसे पूछा सकता है कौन थे, रामेश्वर सिंह, ठीक है, रामेश्वर सिंह, क्या नाम था इनका, इनका नाम था रामेश्वर सिंह, ठीक है। इन्होंने शायद जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कुछ पैसे दिए थे, शायद 10 लाख रुपए या इसके आसपास इन्होंने दिया था बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनाने के लिए। तो दो नाम मैंने बताया जो आपको याद रखना ही रखना है, एक मदन मोहन मालवीय और दूसरा एनी बेसेंट, और तीसरा आपको याद रखना रामेश्वर सिंह जो दरभंगा बिहार से थे। अगला क्वेश्चन है, किसी विशेष निर्णय या कानून को रोकने के लिए किसी व्यक्ति, पार्टी या राष्ट्र के अधिकार को क्या कहते हैं। आपको पता है एक ही पावर है जिसको हर जगह इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर इस तरह के पावर हैं किसी के पास तो वो है वीटो पावर, ठीक है। हमारे राष्ट्रपति के पास है किसी भी बिल को रोकने का, वो बोलते हैं जेवी वीटो, ठीक है, यानी या पॉकेट वीटो। और आपको पता है यूएन में जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं उनके पास वीटो पावर है, वो किसी भी बिल को या निर्णय को रोक सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारतीय शास्त्रीय संगीत की प्रख्यात गायिका है। इन चारों में से एक कोई है जो भारतीय शास्त्रीय संगीत की प्रख्यात गायिका है, वो कौन है, वो है शुभा मुग्दल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 2000, अच्छा यहाँ पे कुछ छूट गया क्या, देख लेते हैं, डैश ले लो, यहाँ डैश होगा शायद। डैश ने 2006 में पाकिस्तान के विरुद्ध मैच के पहले ही ओवर में हैट्रिक ली थी और इस प्रकार वो ऐसा करने वाले पहले और आज तक एकमात्र गेंदबाज बने। पहले ही ओवर में हैट्रिक यानी 3 विकेट लेने वाले अभी तक के एकमात्र गेंदबाज कौन है जिन्होंने 2006 में पाकिस्तान के विरुद्ध ये कारनामा कर दिखाया था। कौन है वो हैं इरफान पठान, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग डैश के लिए नहीं किया जाता है। यानी इनमें से कोई 3 ऐसा कार्य है जिसके लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है, लेकिन एक चीज नहीं है, एक चीज है जिसके लिए नहीं किया जाता है, वो है अचार के संरक्षण के लिए, ठीक है। इसमें आप सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज नहीं करते हो। अगला क्वेश्चन है, भारत में ब्रॉड गेज में 2 रेल पटरियों के बीच की मानक दूरी कितनी रखी जाती है। ब्रॉड गेज, जल्दी बताओ, ब्रॉड गेज, स्टैंडर्ड गेज और नैरो गेज, ये 3 तरह के गेज होते हैं, जिसमें से ब्रॉड गेज के बीच में यानी पटरियों के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो होता है 1.675 मीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में अवस्थित गोमतेश्वर की मूर्ति एक प्रमुख जैन धर्मस्थल है। इस मूर्ति की ऊंचाई क्या है। तो गोमतेश्वर की मूर्ति या बाहुबली की मूर्ति भी आपको कहीं कहीं लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। ये गोमतेश्वर की मूर्ति जो है यह माना जाता है कि ऋषभनाथ, जो जैन के तीर्थंकर हुए ऋषभनाथ, इनके पुत्र हैं बाहुबली, उन्हीं का वो मूर्ति है। आपको ये बताना है उसकी ऊंचाई कितनी है, तो लगभग 57 फीट उसकी ऊंचाई है, ठीक है। और किसने बनवाया था, तो गंग वंश के एक मंत्री था, गंग राजवंश का एक मंत्री था जिसका नाम क्या था, चामुंड राय। ये आपको याद रखना है, क्या नाम था, चामुंड राय। किस वंश का मंत्री था, गंग वंश का, इसी ने इसको बनवाया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था। पटना विश्वविद्यालय जो है यह भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना 1917 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, ए पैसेज टू इंडिया किनके द्वारा रचित है। ए पैसेज टू इंडिया किसने लिखा है। ए पैसेज टू इंडिया E.M. फोस्टर के द्वारा लिखा गया है। वहीं पे अगर ए पैसेज टू इंग्लैंड पूछा जाता तो नीदर सी चौधरी होता। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। आसान सा क्वेश्चन है, 21, कौन सा 21, मई या जून, जल्दी से बताओ, 21 मई या जून। तो 21 जून को हर वर्ष योग दिवस मनाया जाता है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की हीरे की खान कहाँ है? नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये भारत की एकमात्र जो सरकारी कंपनी आप बोल सकते हो है जो हीरे का व्यापार करती है, वो कहाँ स्थित है? तो हीरा जब मैंने बोल दिया तो यहाँ पे आपका आंसर पन्ना होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फिल्म पाथेर पंचाली किनके द्वारा निर्देशित है? पाथेर पंचाली किसके द्वारा निर्देशित है? आसान सा क्वेश्चन है, किसने निर्देशित किया है इसको? सत्यजीत रे ने। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ये भी आसान सा क्वेश्चन है, एनी बेसेंट थी प्रथम प्रथम महिला अध्यक्ष। अगर भारतीय पूछा जाता तो सरोजिनी नायडू होता, यहाँ पे आपसे सिर्फ महिला पूछा जा रहा है। ये कहाँ बनी थी? कलकत्ता में। और कब? 1917। वहीं पे सरोजिनी नायडू कहाँ बनी थी? कानपुर में। कब? 1925। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में जंगली गधे निम्नलिखित में से कहाँ पाए जाते हैं? जंगली गधों के लिए फेमस कौन सा एरिया है? कच्छ का रण। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ज्वालामुखीय रिंग ऑफ फायर या घेरा किस महासागर में स्थित है? रिंग ऑफ फायर कहाँ स्थित है? रिंग ऑफ फायर, रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर में स्थित है। ठीक है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस रिंग ऑफ फायर में बहुत सारे आपको ज्वालामुखी वाले क्षेत्र मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, अंगोरा ऊन किस पशु से प्राप्त किया जाता है? अंगोरा ऊन है, इसको किससे प्राप्त किया जाता है? इसको खरगोश से प्राप्त किया जाता है। अंगोरा नाम का एक खरगोश है, उससे। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? सबसे अधिक प्याज का उत्पादन महाराष्ट्र करता है। अगला क्वेश्चन है, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठक के बीच में अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित है? 2006 बिहार पंचायती राज अधिनियम, इसमें यह कहा गया है कि 2 ग्राम सभा के बीच में बैठक की अधिकतम जो टाइम है वो कितनी होनी चाहिए? होनी चाहिए 3 महीने। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, कॉलम एक्स और वाई का मिलान करें। अच्छा, एक तरफ आपको एक्स और वाई में दिया हुआ है नदी और दूसरी तरफ दिया हुआ है उसका उद्गम, आपको मिलान करना है। क्या होगा सही आंसर? कृष्णा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र और नर्मदा। कृष्णा का उद्गम कहाँ से हुआ है? गोदावरी का कहाँ से हुआ है? ब्रह्मपुत्र का कहाँ से हुआ है? नर्मदा का कहाँ से हुआ है? जल्दी जल्दी बताओ। नर्मदा यानी अमरकंटक, नर्मदा का अमरकंटक से हुआ है। उसके बाद ब्रह्मपुत्र अगर देखोगे तो सांगपो, चोमायुंगडुम हिमनद, ठीक है, सांगपो के नाम से जाना जाता है, इससे संबंधित है सांगपो, सांगपो से उसका उद्गम नहीं हुआ है। ठीक है। और दूसरा जो है, दूसरा कौन सा है? गोदावरी नासिक और कृष्णा महाबलेश्वर। तो सही ऑप्शन कौन सा है? ए ऑप्शन सही आपका दिख रहा है। ठीक है, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति नियमता होती है। यानी अपील की अगर सुनवाई करनी है तो ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम पंचों की संख्या 7 होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, बिहार की सर्वाधिक ऊंची पहाड़ी चोटी कौन सी है? बिहार में सबसे ऊंची पहाड़ी चोटी कौन सी है? यह है सोमेश्वर की पहाड़ी। या आपसे कई जगह सोमेश्वर फोर्ट भी लिखा जाएगा। बिहार की सबसे ऊंची जगह कौन सी है? सोमेश्वर फोर्ट या सोमेश्वर पहाड़ी सबसे ऊंची चोटी बिहार में है। और पारसनाथ झारखंड। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी बिहार में किस जिले में प्रवेश करती है? गंगा नदी बिहार में किस जिले में प्रवेश करती है? तो बक्सर के पास चौसा, ठीक है, चौसा जो गांव है, ठीक है, वहीं पे एंट्री होता है बिहार में गंगा का। अगला क्वेश्चन है, बिहार की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? अगर उत्तर से दक्षिण बिहार को मापोगे तो इसकी लंबाई होगी लगभग 345 किलोमीटर। वहीं पे पूरब से पश्चिम अगर मापोगे तो लगभग 483 किलोमीटर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार के सर्वाधिक बड़े जिले का समूह कौन सा है? अच्छा, यहाँ पे आपको एक नहीं पूछा गया बल्कि 4 जिला दिया हुआ है और क्षेत्रफल के हिसाब से आपको मैच करना है। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला बिहार में कौन सा है? तो सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से है पश्चिमी चंपारण। कहाँ दिख रहा है आपको? एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, डी आपका सही होगा। पश्चिमी चंपारण, उसके बाद गया, उसके बाद पूर्वी चंपारण, फिर रोहतास। तो डी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में
सिमलताला प्रमुख ग्रेफाइट उत्पादक क्षेत्र है। आपको बताना है कि यह किस जिले में पड़ता है। सिमलताल किस जिले में पड़ता है, कहाँ पड़ता है ये पड़ता है जमुई में। ठीक है, कई जगह हो सकता है आपको आंसर मुंगेर मिले, क्योंकि जमुई मुंगेर से ही अलग हुआ है, तो आपको आंसर मुंगेर भी कई बुक में देखने को मिले। ठीक है, लेकिन आंसर होगा जमुई। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सड़कों पर चालक रहित कारों की अनुमति देने वाला पहला देश बना है। चालक रहित कारों को अनुमति देने वाला पहला देश कौन बना है? कौन बना है? ये बना है ब्रिटेन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दिए गए ऑस्कर अवार्ड 2021 में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? बेस्ट एक्टर का अवार्ड ऑस्कर 2021 में किसको दिया गया है? यह एंथनी हॉपकिंस। क्या नाम है इनका? एंथनी हॉपकिंस। और शायद मूवी है द फादर। ठीक है, इसके लिए इनको ये अवार्ड मिला है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021, इसमें भारत को 142वां स्थान मिला है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली प्रथम महिला बनी है? माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली प्रथम महिला कौन बनी है? ये बनी है प्रियंका महते। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रति वर्ष पूरे भारत में अंबेडकर जयंती कब मनाई जाती है? अंबेडकर जयंती प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 14 अप्रैल को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बाफ्टा अवार्ड 2021 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? देखो, बाफ्टा हो या ऑस्कर हो, दोनों का इस बार पुरस्कार हूबहू है, यानी जो आपको बाफ्टा में याद रखना है वही ऑस्कर में भी हो जाएगा। तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड नोमैडलैंड को मिला है, बाफ्टा में भी और ऑस्कर में भी। अगला क्वेश्चन है, किस लेखक को वर्ष 2020 का सरस्वती सम्मान मिला है? तो 2020 का सरस्वती सम्मान किसको मिला है? यह है शरण कुमार लिम्बाले। ठीक है, इनको 2020 का सरस्वती सम्मान मिला है। और किस चीज के लिए? तो सनातन, इनका जो पुस्तक है उसका नाम है सनातन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन इथेनॉल नीति को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य बना है? इथेनॉल नीति को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? कौन है? यह है बिहार। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस नाम से गांवों में एलईडी बल्ब उपलब्ध कराने की योजना की घोषणा की है? एलईडी बल्ब गांवों में उपलब्ध कराया जाएगा, किस योजना के तहत? तो ग्राम उजाला योजना के तहत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मिलिट्री डायरेक्ट्स की रिपोर्ट के मुताबिक वर्तमान में किस देश की सेना को सबसे ताकतवर सेना माना गया है? तो वर्तमान में चीन की सेना है जिसको सबसे ताकतवर माना गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व जल दिवस, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, कब मनाया जाता है? 22 मार्च को प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में भारत को मिला है 139वां स्थान, यानी 139। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, कौन ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय तलवारबाज बनी है? ओलंपिक, टोक्यो ओलंपिक संपन्न हुआ है अभी हाल ही में, आपको पता होगा। इसमें आपको ये बताना है कि तलवारबाज जो क्वालिफाई हुई, भारतीय महिला तलवारबाज, वो कौन हुई ओलंपिक में क्वालिफाई होने वाली? कौन हुई? भवानी देवी। अगला क्वेश्चन है, कौन T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 3000 रन बनाने वाले प्रथम खिलाड़ी बने? T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में 3000 रन बनाने वाले प्रथम खिलाड़ी बने हैं विराट कोहली। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए? सीआरपीएफ के नए महानिदेशक हैं कुलदीप सिंह। अगला क्वेश्चन है, एनएसजी के नए महानिदेशक कौन है? यानी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के नए महानिदेशक कौन है? कौन है? ये है एमए गणपति। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा टीवी और राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा टीवी का विलय करके एक नया चैनल बनाया गया, उसका नाम क्या है? उसका नाम है संसद टीवी। अगला क्वेश्चन है, प्रेस सूचना ब्यूरो यानी पीआईबी के नए महानिदेशक कौन है? प्रेस सूचना ब्यूरो के नए महानिदेशक हैं जयदीप भटनागर। कौन है? जयदीप भटनागर हैं पीआईबी के नए महानिदेशक। अगला क्वेश्चन है, किसे ऑस्ट्रेलिया में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया? ऑस्ट्रेलिया में भारत का उच्चायुक्त कौन है? यह है मनप्रीत वोहरा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत के प्रथम डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया? भारत का प्रथम डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन हुआ है केरल में। कहाँ हुआ है? केरल में। ठीक है,
तो क्या गाइस, यहाँ पे आज हमारा 100 क्वेश्चंस पूरा होता है। आप वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हो, जम के शेयर करो ताकि लोगों तक पहुँच पाए, और आप ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ तक पहुँचा सकते हो पहुँचाओ, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग सिर्फ अपना देख लेते हो और शेयर नहीं करते हो, तो शेयर जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप शेयर कर सको, व्हाट्सएप, फेसबुक, ठीक है, जहाँ जो भी इस्तेमाल करते हो, टेलीग्राम, सब पे आप लोग शेयर जरूर किया करो, ठीक है। चलिए कल फिर से मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।